नमस्कार दोस्तों, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य इतिहास कला संस्कृति विभाग। आज आप लोगों से चर्चा करूंगा आधुनिक भारत के इतिहास के प्लासी के अधूरे कार्य को बक्सर के युद्ध ने पूरा किया टॉपिक पर। आइए आज हम जानते हैं किस तरह प्लासी के अधूरे कार्य को बक्सर के युद्ध ने पूरा किया। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि किस तरह सिराजुद्दौला अंग्रेजी कंपनी के साथ में अब दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाता है, किस तरह वह कलकत्ता की घेराबंदी करता है और फोर्ट विलियम में जो ब्रिटिश कंपनी थी, जो अंग्रेज गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव, किस तरह सिराजुद्दौला को चुनौती देने के लिए तैयार था। इन दोनों के बीच में युद्ध होना निश्चित था। ये परिस्थितियां विद्यमान थी कि सिराजुद्दौला अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालना चाहता था और अंग्रेज बंगाल को, जो सबसे समृद्ध प्रांत था भारत का, उस पर अधिकार करना चाहते थे। वो चाहते थे कि बंगाल में एक खुली लूट की वो परंपरा चालू की जाए, लेकिन सिराजुद्दौला इसके लिए तैयार नहीं था। सिराजुद्दौला के खिलाफ जो षड्यंत्र किया, उन सब पहलुओं पर और आयामों पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए हम जानते हैं सिलसिलेवार कि प्लासी के युद्ध ने किस तरह बक्सर के युद्ध ने उसको पूरा किया। सबसे पहले जो हमारी चर्चा है वो है, शुरू होती है अब। हमने आप लोगों को बताया कि मुगल साम्राज्य के पतन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही शुरू हो गया था। हमने आप लोगों को बताया कि ये कुछ शासक हैं जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में गद्दी पर बैठे। 1707 से 1712 बहादुर शाह, उसके बाद में 12 से 13 जहांदार शाह, 1713 से 19 फर्रुखसियर और 1719 से 48 मोहम्मद शाह और अहमद शाह 1748-1754 और इस समय आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 बंगाल का नवाब है। इस बंगाल के नवाब के समय बंगाल की स्थिति, भारत के मुगल शासक के समय बंगाल की स्थिति बड़ी खराब है। और इस संबंध में अब हम आगे अध्ययन करेंगे कि किस तरह राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत कौन कौन से स्टेट, कौन कौन से शासक भारत के अंदर स्वतंत्र रूप से उठ खड़े हुए। उनमें है बंगाल में जो मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में, बंगाल में मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में, और अवध में सआदत खान ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। हैदराबाद में निजाम मुल्क ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। रोहिलखंड में अली मोहम्मद खान ने अपना राज्य स्थापित कर लिया और मैसूर में हैदर अली ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। और इधर भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में चूड़ामन जाट, गोकुल जाट के नेतृत्व में, फिर बाद में सूरजमल बदन सिंह जैसे शासकों ने भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित कर लिया। इस तरह लगभग ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये लगभग ये दक्षिण भारत के अंदर ये जो मराठा शासक थे, ये जो इलाका है आपका, मराठा शासक यहाँ पर काबिज हैं। ये हैदराबाद में चिनकिलिज खां जो निजाम मुल्क है वो काबिज है। ये मैसूर में हैदर अली काबिज है। और ये त्रावणकोर केरल के इलाका भी स्वतंत्र हो चुका है। और ये बंगाल के अंदर अभी कंपनी अपना अधिकार करना चाहती है। अवध का नवाब आपने देखा सआदत खां के नेतृत्व में स्थापित हो चुका है। और इधर सिख रणजीत सिंह के नेतृत्व में और राजपूताना भी स्वतंत्र हो चुका है। उधर जाट शासक का हमने अभी बताया कि किस तरह से ये जो कंपनी थी वो अब उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान हो गई हैं कि वो आराम से भारत के इस राज्य भारत में अपना शासन स्थापित कर सकती है। इसके बाद में हमने आप लोगों को चर्चा कर रहे हैं अगली हमारी जो बंगाल के बारे में हम बात कर रहे थे। 1727 में औरंगजेब के बाद में मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में स्वतंत्र राज्य बन गया। फिर अलीवर्दी खान के बाद में सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है। अब आती है हमारे सामने सिराजुद्दौला के बाद में क्या रहता है बंगाल की स्थिति। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 गद्दी पर बैठता है और 1756 में गद्दी पर बैठने के बाद 4 जून 1756 को सबसे पहले कलकत्ता की घेराबंदी करता है। और कलकत्ता की घेराबंदी करने के बाद में वो किस तरह से अपना ये देखिए स्क्रीन के ऊपर हम आपको दिखाते हैं कि ये जो बंगाल क्षेत्र है, इस बंगाल क्षेत्र के अंदर
ये जो सिराजुद्दौला है ये कलकत्ता की घेराबंदी करता है और कलकत्ता की घेराबंदी करने के बाद में अंग्रेजों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर दिया। जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, वो अंग्रेजों से मिला हुआ था। दूसरी तरफ शौकत अली या बंगाल के धन्ना सेठ, जगत सेठ, राजवल्लभ दीवान और बंगाल के अन्य धनी लोग अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। और जैसा कि इतिहासकार पन्नीकर कहते हैं कि प्लासी एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों ने सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। तो ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। ये जो प्रारंभिक समस्याएं हैं सिराजुद्दौला की, उन पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से दरबार में गुटबंदी होती है। उसकी मौसी घसीटी बेगम शहरयार को शासक बनाना चाहती है, बंगाल का नवाब बनाना चाहती है। दूसरी, जो बंगाल के सभी धनी लोग सिराजुद्दौला से नाखुश हैं, उसकी जो शैली थी राजकाज करने की उससे नाखुश हैं और दस्तक प्रथा से परेशान है, तो इसलिए वो भी सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाना चाहते हैं। इसके साथ में जगत सेठ है, राजवल्लभ हैं, इन लोगों को अमीचंद है, इन लोगों को अंग्रेज अपनी तरफ मिला लेते हैं और ये समस्याएं खड़ी करते हैं सिराजुद्दौला के सामने। सिराजुद्दौला एक कुशल शासक था, उसने गद्दी पे बैठते ही सबसे पहले अपनी इन प्रारंभिक समस्याओं से निजात पाई और इन प्रारंभिक समस्याओं के बाद में वो अपने सेनापति मीर जाफर से निजात नहीं पा सका और मीर जाफर गुप्त रूप से अंग्रेजों से मिला हुआ था और अपनी बंगाल में अपने नवाब की दावेदारी लॉर्ड क्लाइव से मिलकर ठोक रहा था। तो इस तरह से इन समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान नहीं कर पाया। उसके बाद में प्लासी के युद्ध के हमारे पास क्या कारण है। एक तो हमने आप लोगों को बताया कि किस तरह सिराजुद्दौला ने बंगाल की जो क्षेत्र था उसमें कंपनी के शासन को समाप्त करने के लिए जो गतिविधि की, उन गतिविधियों में लिप्त होने के कारण अंग्रेज चाह रहे थे कि सिराजुद्दौला को समाप्त किया जाए, इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर दिया। ये कारण था। दूसरा, बंगाल समृद्ध प्रांत था, इसलिए अंग्रेज अधिकार करना चाह रहे थे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला के साथ में प्लासी का युद्ध हुआ। देखो दोस्तों, युद्ध तो हुआ ही नहीं, युद्ध जैसी कोई चीज इसमें थी ही नहीं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह सिर्फ 1000 सैनिक थे अंग्रेजों के पास। 1000 सैनिक अंग्रेजों के पास थे और करीब 10,000 की संख्या सिराजुद्दौला के पास थी। 1000 सैनिक अंग्रेजों के पास और 10,000 सिराजुद्दौला के पास में। देखिए, 10 के ऊपर 1 होता है अपन अनुपात करें तो, लेकिन फिर भी इस युद्ध में सिराजुद्दौला की भयंकर हार हुई, उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जिस सेना का सेनापति ही गुप्त रूप से अंग्रेजों के साथ मिला हुआ हो, वहां आप युद्ध जीतने की संभावना तो ना के बराबर होती है। यही रहा इस युद्ध के अंदर, क्योंकि जो मीर जाफर था वो क्लाइव से हाथ मिला चुका था। यह पिक्चर देख रहे हो मीर जाफर की क्लाइव से हाथ मिलाते हुए कि किस तरह उसने इस युद्ध में उससे क्लाइव से हाथ मिला करके और बंगाल को अंग्रेजों के हाथों सौंप दिया। और इस तरह से इस युद्ध में युद्ध जैसी कोई चीज हुई नहीं, आसानी से अंग्रेजों ने इस युद्ध को जीत लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि पन्नीकर कहते हैं, यदुनाथ सरकार कहते हैं कि यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों ने अंग्रेजों के हाथों सिराजुद्दौला को बेच दिया। किस तरह अंग्रेजों ने प्लासी से पहले कभी सोचा नहीं था कि वो लोग भारत में व्यापार की जगह वो शासन करेंगे, लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद उन्हें यकीन हो गया कि आराम से अब वो भारत में शासन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरह भारत में जो आपसी फूट है, आपसी राज्यों में जो वैमनस्यता है, ईर्ष्या है, उसके चलते उनका अब शासन करना आसान हो गया। इसी को आधार बना करके उन्होंने प्लासी के युद्ध को जीता। प्लासी के युद्ध के जीतने के बाद में भी उनके हाथ में राजनीतिक विजय के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं आ पाई, क्योंकि अभी भी बंगाल का नवाब मीर जाफर ही था। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने 1757 से 1760 बंगाल के नवाब मीर जाफर ने 1757 से 1760 बंगाल का नवाब रहा और इस बंगाल के नवाब ने अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बन गया। लॉर्ड क्लाइव ने इसे सोने की बोरी समझा, जितना चाहा इसमें माल हाथ डाला और निकाला। इस तरह बंगाल के इस समय को इतिहासकार इतिहास की बेशरम लूट कहते हैं, क्योंकि
इस समय मीर जाफर को ऐसा कहते हैं कि उसके पास खुद के खर्चे के लिए भी पैसा नहीं बचा, सब कुछ हम किलाई को दे दिया, फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। ये एक इतिहास की बड़ी विडंबना है। भारतीय किस तरह नवाब अंग्रेजों के हाथों में चले गए, किस तरह आपसी फूट से बंगाल भारत में पहला प्रांत अंग्रेजों के पास में गया। 1760 में मीर जाफर ने जब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाया, उनको धन से संतुष्ट नहीं कर पाया, तो लॉर्ड क्लाइव ने 1760 में मीर जाफर को गद्दी से उतारकर उसकी जगह मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया और मीर कासिम ने उन लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश की, लेकिन मीर कासिम भी उनको संतुष्ट नहीं कर सका। मीर कासिम बहादुर वीर योद्धा था, उसने देखा कि मैं अंग्रेजों को कभी संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा, तो उसने दिमाग लगाया और अंग्रेजों के खिलाफ एक गठबंधन बनाया, जो इतिहास का बड़ा प्रसिद्ध गठबंधन है। आइए उसकी हम चर्चा करते हैं। आइए हम अब देखते हैं कि किस तरह के उस गठबंधन ने किस तरह से काम किया। आइए हम जानते हैं उस गठबंधन के बारे में। ये जो गठबंधन था, ये 3 लोगों के बीच में था। ये गठबंधन के बारे में कि किस तरह इस गठबंधन में कौन लोग शामिल थे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस गठबंधन के अंदर 3 लोग शामिल थे। उन लोगों में सबसे पहले शाह आलम, जो उस समय मुगल शासक था, दूसरा बंगाल का नवाब मीर कासिम और तीसरा अवध का नवाब शुजा-उद-दौला। इन तीनों ने मिलकर के एक संगठन बनाया और इस संगठन के माध्यम से एक अंग्रेजी कंपनी को हराने का पूरा प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने बक्सर के युद्ध की एक पृष्ठभूमि तैयार की और तीनों ने संगठन मिलकर के अंग्रेजों को हराने के लिए पूरा प्रयास किया, लेकिन तीनों गुप्त रूप से अंग्रेजों से मिले हुए थे और अंग्रेजों से अपने स्तर पे सांठगांठ कर रहे थे। इसलिए 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। इस बक्सर के युद्ध में युद्ध जैसी कोई चीज हुई नहीं। हमने देखा, आपको पहले बताया कि बक्सर के युद्ध में भी युद्ध जैसी कोई चीज नहीं हुई। तीनों लोग जिन्होंने संगठन बनाया था, शाह आलम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मीर कासिम, तीनों अंग्रेजों से अंदर ही अंदर सांठगांठ कर रहे थे और इस युद्ध में भी इसके परिणाम बड़े गंभीर हुए। इस युद्ध में भी अंग्रेजों की विजय हुई। ये तीनों शक्तियां पराजित हुई और पराजित होने के बाद इतिहास की प्रसिद्ध इलाहाबाद की संधि हुई 12 अगस्त 1765 को। इस इलाहाबाद की संधि से बंगाल में दोहरे शासन की शुरुआत हुई। क्या है दोहरा शासन, हम जानेंगे अब। इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में दोहरे शासन की शुरुआत हुई। इस दोहरे शासन के अंदर हमने देखा आप लोगों को बंगाल में दोहरे शासन की मैं आपको बात बता रहा था कि किस तरह बंगाल के अंदर दोहरा शासन, क्या था दोहरा शासन। बंगाल में दोहरे शासन की व्यवस्था, बिहार के जो नवाब थे सिताब राय, उनको दीवानी अधिकार दे दिए गए। रजा खां को, बंगाल के नवाब को निजामती अधिकार दे दिए गए। बिहार को 2 उसमें बांट दिया गया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा को, जो आरक्षित विषय और दूसरा है हस्तांतरित विषय। जो भारतीय नवाब थे, जिसमें बिहार का रजा खां या बंगाल का सिताब राय, इन लोगों को दीवानी अधिकार दिए गए। और दीवानी में कौन से, खासकर लड़ाई झगड़ों के दीवानी काम या फिर निजामत के जो फौजदारी काम थे, इनको दोनों को लड़ाई झगड़ों के संबंधित काम दे दिए गए। और जो राजस्व के काम थे वो सारे आरक्षित विषय थे, गवर्नर के पास में थे। हस्तांतरित विषय जो थे उनमें गवर्नर कभी भी कार्रवाई कर सकता था और जो आरक्षित विषय थे वो अंग्रेजों के पास थे। ये था बंगाल का दोहरा शासन, जिसमें अंग्रेजों ने जो माल के विषय थे, दीवानी राजस्व के विषय थे, लगान के विषय थे, वो सारे अपने पास रख लिए। उन पर कानून गवर्नर बनाएगा और जो निजामती के, जो लड़ाई झगड़े के, जो माथाफोड़ी के काम थे, वो भारतीय नवाबों को दे दिए गए।
इस तरह अंग्रेजों ने बंगाल के अंदर जो दोहरा शासन लगाया इलाहाबाद की संधि के साथ में, ये आप लोगों ने देखी कि किस तरह इलाहाबाद की संधि से 12 अगस्त 1765 से अब अंग्रेज भारत के अंदर शासन की शुरुआत करते हैं और बंगाल के अंदर ये दोहरा शासन की शुरुआत होती है। इस बंगाल के दोहरे शासन के बाद में अंग्रेजों ने भारत में अब अपने शासन के बारे में सोचने लगे। कल तक जो नील के, सोरे के और सूती वस्त्रों के और काली मिर्च या मसालों के व्यापारी बनकर आए थे, अब वो भारत में शासन की तरफ सोचेंगे। किस तरह उन्होंने इस शासन से अपना शासन शुरू करते हैं। इस प्लासी के अधूरे कार्यों को इस तरह बक्सर के युद्ध ने पूरा किया। आप लोगों ने इतिहास के, आधुनिक भारत के इतिहास के इस चैप्टर को समझा, इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद। और अगली के कक्षा में हम चर्चा करेंगे मैसूर के साथ संबंध।